एक टाइम था जब वो मैजिक के हाईएस्ट लेवल पे था। ऑस्कर सेज जो कि एक टाइम पे व्हाइट टावर का मास्टर और ह्यूमैनिटी का सेवियर था। लेकिन लेजेंड्स का टाइम भी कभी ना कभी खत्म होता है। 20 साल बाद वो अचानक एक कमजोर से शख्स की बॉडी में जागता है, जो मुश्किल से एक छोटी सी स्पार्क भी अच्छे से कास्ट नहीं कर पाता है। जिस टावर को वो रूल करता था, वो अब टूटता बिखरता नजर आता है। उसे फोर में से सबसे वीक में आज कहा जाता है। लेकिन इन पावरलेस हैंड्स के पीछे उस इंसान की विल जलती है, जो कभी स्टार्स तक पहुंचता है। वो एक बार दुनिया को बचाता है और अब वो इसकी म्याज को बचाने वाला है। वीकेस्ट म्याज के अंदर अगर गॉड की माइंड चलती है तो क्या होता है, चलो देखते हैं। इसके बाद स्टाररी स्काई के बीच ब्लड सोक्ड रूइंस में अपने गिरे हुए मेजेस से घिरे हुए ऑस्कर सेज बैठा होता है। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म होने लगती है, क्योंकि एक सोर्ड उसके बॉडी को पियर्स कर रही होती है। वो मैजिक यूज करके बाकी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर कोई बचा है तो जवाब दे, और अगर बोल नहीं सकता तो कम से कम मूव कर दे या कोई साउंड कर दे। जिसके बाद उसके वर्ड्स एक तरह की प्ली बन जाते हैं। लेकिन सी ऑफ ब्लड पर सिर्फ एक छोटी सी वेव उठती है। कोई जवाब नहीं देता, कोई भी नहीं। क्या वो सच में अकेला ही सर्वाइवर है? वो अपने एनिमी के कटे हुए हेड को देखता है, वही जिसने उसे सोर्ड मारी थी, जिसने सबसे पहले डीमंस को यूनाइट करके ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्शन की तरफ धकेला था। हाई प्रीस्ट। डीमंस बेहद रूथलेस होते हैं, केओस क्रिएट करते हैं और किलिंग से जरा भी पीछे नहीं हटते। लेकिन जब मेजर्स पहुंचे तो ऑस्कर, जो मेज टावर का हेड था, बैटलफील्ड पर ऑर्डर वापस लाने लगता है। डीमंस के खिलाफ वॉर में जो दूसरे रेल्म से आए थे, वो और व्हाइट टावर के मैजेस ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। वो पूरी ब्रेवरी के साथ फाइट करते हैं, एनिमी लीडर को मार देते हैं, लेकिन खुद भी गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडना सॉल लप्लास, दुनिया की लास्ट ड्रैगन और हिस्ट्री रिकॉर्ड करने वाली केयरटेकर, वहां पहुंचती है। वो रिकॉर्ड करती है कि आज 28 अप्रैल 3 बजे 12 मिनट पर हाई प्रीस्ट की डेथ कंफर्म होती है। ऑस्कर उसकी तरफ देखता है और वो कहती है कि उसके पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। वो कहता है कि पहले बैड न्यूज बता दे, जिस पर वो बताती है कि जैसा एक्सपेक्ट था, व्हाइट टावर पर डीमंस की आर्मी ने अटैक कर दिया था। ज्यादातर मेजर्स मारे गए और टावर का बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। रिसर्च रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट जल जाते हैं। इसके बाद वो गुड न्यूज बताती है, एम्पायर की फोर्सेज एक्सपेक्टेशन से पहले पहुंच गई, इसलिए कुछ सर्वाइवर्स बचा लिए गए, जिनमें उसके स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। ये सुनकर ऑस्कर कहता है कि अच्छा है, और खांसते हुए अपना मुंह हाथ से ढकता है। फिर एडना पूछती है कि क्या उसे आज का डिसीजन रिग्रेट होता है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, उसने हर एक को खुद चुना था और लाया था। उनके सामने भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन रिग्रेट नहीं करेगा। वो पूछती है कि क्या उसकी कोई लास्ट रिक्वेस्ट है। ऑस्कर अपने खून से भरे हाथ को देखता है और कहता है कि वो उसके स्टूडेंट्स पर कभी कभी नजर रख ले, वो अभी यंग हैं, बहुत चिंता करेंगे। एडना रिस्पेक्ट में झुकती है, जिस पर वो हल्का सा हंसता है और कहता है, ड्रैगन एक पैथेटिक ह्यूमन को बाउ करती है। वो कहती है कि उसे ये रिस्पेक्ट देने का पूरा हक है। कॉन्टिनेंट भी और वो भी व्हाइट टावर के हीरोज की सैक्रिफाइस कभी नहीं भूलेंगे। ऑस्कर मुस्कुराता है, अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो झूठ बोल रहा होता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं। वो बेस्ट मेज था, पर बहुत खराब लीडर। अगर उसे एक और चांस मिलता तो वो सिर्फ अपने लोगों के लिए जीता, भले ही उसे विलन ही क्यों ना कहा जाता। वो आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है, यही वे ऑफ लाइफ वो चाहता था, और फिर उसका हाथ नीचे गिर जाता है। एडना उसकी आंखें बंद कर देती है। 28 अप्रैल 3:47 पर व्हाइट मैजिक टावर के हेड ऑस्कर सेज की डेथ डीमंस के साथ बैटल में कंफर्म की जाती है। व्हाइट टावर के 132 सिक्स्थ लेवल मेजर्स, 19 सेवंथ लेवल मेजर्स, 2 8th लेवल मेजर्स और 9th लेवल मेज और ऑस्कर सेज की मौत ऑफिशियली रिकॉर्ड होती है। डेकेड्स गुजरते हैं, लेकिन व्हाइट मैजिक टावर अभी मौजूद है। इसके बाद सीन बदलता है और एक यंग लड़का एक रूम में सो रहा होता है। एक लीफ उसके पांव पर गिरती है और वो अचानक जागता है और उछलकर उस लड़के को टक्कर मार देता है जो उसे देखने आया था। टक्कर से लड़का डर जाता है और उसके बाउल में भरा पानी गिर जाता है, जिस पर वो इरिटेशन में बोलता है कि वो पूरा भीग गया है। वो सिर्फ उसका टॉवल बदलने आता है, लेकिन वो नींद में अजीब बर्ताव करता है और कैड के लिए ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिखाता। एमसी बहुत हैरान होता है और अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर हार्ट बीट फील करता है और सोचता है कि उसे तो मर जाना चाहिए था। ऑस्कर अब इस लड़के की बॉडी में जागा था, लेकिन उसे ये बात अभी समझ नहीं आती। ये हार्ट बीट फील करते ही वो शॉक में जाता है। उसे क्लियरली याद है कि हाई प्रीस्ट ने कैसे उसे सोर्ड से पियर्स किया था। वो पूछना चाहता है कि हुआ क्या है, लेकिन तभी मैक्सिम डोर को ऑलमोस्ट तोड़ते हुए अंदर आता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि एमसी उठ गया है, वो गुस्से से भर जाता है। फ्रैंक तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि अभी तो उसे उठे बैरली 5 मिनट हुए हैं। मैक्सिम उसे हटने को कहता है और बोलता है कि उसने इसे कई
कई बार माफ किया है, लेकिन अब वो इस इडियट को सही करेगा। फ्रैंक बोलता है कि वो अभी भी सिक है। एमसी मीनवाइल पजल्ड होता है। वो पूछता है कि वो सर्वाइव कैसे करता है। ये सुनकर दोनों उसे हैरानी से देखते हैं। इस पर मैक्सिम और चिढ़ जाता है और बोलता है कि क्या वो ये भी पूछ रहा है कि वो जिंदा कैसे है। एमसी उसकी केप देखकर समझ जाता है कि वो व्हाइट टावर का मैज है। वो उसे बोलता है कि उसे एक्सप्लेन करे कि आखिर चल क्या रहा है और वो उससे ऐसे डिसरिस्पेक्ट से बात क्यों कर रहा है। फ्रैंक टेंशन में आ जाता है और मैक्सिम और भड़क जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि क्या उसे हर चीज स्पून फीड करनी पड़ेगी? क्या उसे सच में कुछ समझ नहीं आता? उसे रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए और मर्सी की भीख मांगनी चाहिए। वो उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। एमसी सोचता है क्या ये डीमन का भेजा हुआ कोई असैसिन है? वो विंडशील्ड कास्ट करता है और सोचता है कि अगर ये हाथ ब्लॉक करता है तो उसकी रिस्ट एक स्ट्रॉ की तरह मुड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही हाथ शील्ड को टच करता है, शील्ड गायब हो जाती है, जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती। वो शॉक में अपने हाथों को देखता है। उसकी मैजिक इतनी वीक कैसे? मैक्सिम उसके मैजिक देखकर थोड़ा शांत होता है और ताना देते हुए कहता है कि लगता है कि वो अब तक सिर्फ आलसी नहीं था। फिर वो रूम से बाहर जाता है और जाते जाते बोलता है कि रिसर्च फंड चुराने की पनिशमेंट फिलहाल टाल रहा है, अभी रिकवरी पर ध्यान दे। फ्रैंक भी जाने लगता है और एमसी की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो पूरी तरह पागल हो गया है। एमसी खुद शॉक में बैठा सोचता है कि उसने आखिर कितनी देर सोया था। विंडशील्ड सेट करते ही इंस्टेंटली कैसे गिर जाता है। फ्रैंक रूम के दूसरे कोने में जाता है और कहता है कि उसे पता है मैक्सिम का कैरेक्टर कैसा है, लेकिन आज उसने हद कर दी। ही वॉजंट लिसनिंग एट ऑल। इसी दौरान वो अपने फिस्ट्स को टाइट करता है और सोचता है कि उसके मैना सर्कल्स, उनकी क्वांटिटी और प्योरिटी सब लोएस्ट लेवल पर है। जिस पर वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये सच में उसकी बॉडी है? उसके साथ हुआ क्या है? फिर वो एक्साइटेड होकर पूछता है कि आज डेट क्या है, और फ्रैंक उसकी सडन बात सुनकर थोड़ा डरता है और बताता है कि आज 21 सितंबर है और वो बेहोश पड़ा था। जिस पर एमसी हैरान होकर पूछता है कि क्या वो पूरे 5 महीने सो गया था? फ्रैंक खिड़की बंद करता है और बोलता है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक दिन। इसके बाद फ्रैंक समझ जाता है कि उससे सही जवाब नहीं मिलेगा और वो उसे कहता है कि लॉयड को बुलाए, और अगर लॉयड नहीं हो तो जूलियट या शाशा को बुला दे और उनसे पूछ ले कि आखिर हुआ क्या था। फ्रैंक अंदर ही अंदर शॉक्ड होता है और सोचता है कि क्या वो एक्टिंग कर रहा है, क्या इसकी मेमोरी सच में चली गई है। वो एमसी से कहता है कि उन ट्रेटर्स को भूल जा, और ये भी कि वो टावर के हेड को इतने इन्फॉर्मल तरीके से क्यों बुला रहा है। एमसी समझ नहीं पाता कि वो किन ट्रेटर्स की बात कर रहा है, जिस पर फ्रैंक पूछता है कि क्या उसने ये भी भूल गया, क्या ये साइड इफेक्ट है। फिर फ्रैंक बताता है कि लॉयड शुल्ट्ज ने व्हाइट टावर को छोड़कर रेड टावर ज्वाइन कर लिया था और गिलियड डोमिनिक एक हाई क्लास मैजिक बुक चुराकर भाग गया था। ये सुनकर एमसी का चेहरा कड़क हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है, वो ऐसी बकवास बोलने की हिम्मत कैसे करता है। फ्रैंक उसे घूरता रह जाता है और शॉक में सोचता है कि उसके चेहरे की एक भी मसल नहीं हिलती, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा। एमसी फिर पूछता है, तो शाशा मैजिक टावर की हेड है? फ्रैंक बताता है कि हाँ, और ये कि वो बहुत अनबिलीवेबल है। एक 5 साल की बच्ची कैसे हेड बन सकती है? फ्रैंक अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, तो इसे 20 साल भी भूल गए। जिस पर एमसी गहरी सांस लेता है और सोचता है कि इस लड़के की इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड है, पर फिर भी वो गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि इसने ये फिक्शन बहुत कन्विंसिंगली बताया है। इसके बाद फ्रैंक खिड़की से हटते हुए कमरे में मौजूद मिरर पर उसकी नजर पड़ती है और जिस पर एमसी का दिल कांप जाता है। ये मैं नहीं, वो सोचते हुए अपने चेहरे को छूकर देखता है। रिफ्लेक्शन भी वही करता है और वो भीतर ही भीतर चिल्लाता है, ये कौन है? टाइम निकलता है और वो धीरे धीरे इस बॉडी को एक्सेप्ट करने लगता है। सिटी की स्ट्रीट्स को देखता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, जबकि सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। उसे समझ आता है कि उसकी डेथ को 20 साल बीत चुके हैं। सब कुछ बदल गया है। ये ग्लोइंग चीजें लैंटर्न्स कहलाती हैं और रोड्स पर चलती ये चीजें कार्स हैं। मैजिक इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि उसके पुराने साथी ये सब देखकर खुश होते। जब दुनिया गिर रही थी तब सिर्फ वही बचे थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। इसके बाद वो खुद को मेमोरीज से निकालता है और विंडो को मिरर बनाकर अपनी नई बॉडी के बारे में सब फैक्ट्स को जोड़ने लगता है। ऑस्कर क्रशन को 10 साल की एज में व्हाइट टावर में लिया गया था। अब वो 20 का है। वो एक फर्स्ट लेवल मेज है, वो भी एक गिर चुके नोबल हाउस का, और बेहद खराब मेज। इतने सालों में सिर्फ लेवल 1 तक पहुंचना बताता है कि वो बहुत वीक था। शायद तभी उसने रिसर्च फंड चुराकर इलीगल एलिक्सर खरीद लिया था और उसे कंज्यूम कर लिया था। इसी वजह से वो बेहोश पड़ा था। अगर एलिक्सर काम करता तो उसकी माना कई गुना बढ़ जाती, और काम ना करता तो जान चली जाती। इसलिए वो इलीगल था। फ्रैंक कहता है कि ऑस्कर सिर्फ एक दिन बेहोश था, पर सच में तो ऑस्कर की डेथ माना सर्ज की वजह से हो चुकी थी। अचानक एमसी अपनी चेस्ट में एक चमक जैसा कुछ महसूस करता है। ये माना होती है
है, बट इतनी ज्यादा मैना लेवल 1 मेज के लिए पॉसिबल नहीं थी। इसके बाद वो नोटिस करता है कि उसके मैना कोर में काला लिक्विड बन रहा है। वो उसकी नसों से नीचे उतरते हुए उसकी उंगली के टिप्स तक पहुंचता है और बाहर गिरता है। वो काली बूंद जमीन पर पड़कर उसे जला देती है। एमसी समझ जाता है ये पॉइजन है। वो अपने हाथों को देखता है और सोचता है कि इस बॉडी में पॉइजन क्यों। फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आती है और पीसेस कनेक्ट होने लगते हैं। पहली बात, एलिक्सर फेक नहीं था, वो बिल्कुल रियल था और इतना महंगा कि नॉर्मल लोग इसे खरीद भी नहीं पाते। दूसरी बात, ऑस्कर को नहीं पता था कि एलिक्सर में जहर मिला हुआ था। पॉइजन की क्वांटिटी देखकर साफ है कि ऑस्कर की डेथ माना से नहीं बल्कि पॉइजनिंग से हुई थी। और इतना हाई क्लास पॉइजन एक फर्स्ट लेवल मैच पर वेस्ट करने जैसा नहीं है। अगर कोई और देख लेता तो ट्रेसेस ढूंढना असंभव होता। एमसी अपनी मुट्ठी बांधता है और गहरी सोच में खो जाता है। फिर वो खड़ा होता है और सोचता है कि चाहे जिसके खेल में उसकी सोल फंसी हो, पर आखिर में उसे वो सेकंड चांस मिल गया जिसकी उसे डेथ से पहले क्रेविंग थी। वो खाली एलिक्सर बॉटल उठाता है और सोचता है कि अपने लोगों के लिए इस सेल्फिश लाइफ को जीना एक अच्छा स्टार्ट है। बॉटल में दिखाई दे रहे अपने रिफ्लेक्शन को देखकर वो धीमी मुस्कान देता है और ऑस्कर से मन ही मन कहता है, तुम्हारे बदले मैं जरूर लूंगा, तुम्हारे बॉडी का एहसान है मुझ पर। इसके बाद टाइम पास होता है। सिरन की एक आउटस्कर्ट्स वाली जगह पर एक आदमी अपने बॉस के पास आता है और बोलता है, बॉस शॉप से न्यूज आई है। बॉस गुस्से में बोलता है कि उसे बॉस बुलाया जाए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? लड़का डरते हुए माफी मांगता है और बताता है कि शॉप अंदर से पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। कोई मैजिशियन करता है ये सब? बॉस एंगर में टेबल पर रखी बॉटल पटकता है और चिल्लाता है, ये करने की हिम्मत किसने की? लड़का कहता है कि कंफर्म नहीं है। बॉस शक करता है, एलिक्सर उसे किसने बेचा था? क्या ये ऑस्कर क्रशन ने किया होगा? लड़का कहता है कि इम्पॉसिबल है, ऑस्कर तो सिर्फ नाम का मेज है और डेथ के पास खड़ा कोई वीक लड़का उनके लोगों को हर नहीं सकता। फिर सबऑर्डिनेट डरते हुए पूछता है कि कहीं व्हाइट टावर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करेगा। बॉस उसे याद दिलाता है कि उन्हें ऑस्कर को मारने के लिए व्हाइट टावर के ही किसी मेज ने कहा था। वो रिंग पहने था, मतलब ऑर्डर अंदर वालों का था। तभी अचानक कोई अंदर आता है और कहता है, ये जरूरी नहीं कि जिसने अटैक करवाया वो अपनी आइडेंटिटी छुपाए ही नहीं। दोनों उसकी आवाज सुनकर डर के मारे घूमते हैं। वो ऑस्कर होता है। ऑस्कर बालकनी से अंदर आता है। उस वायल से आती हल्की स्मेल उसे यहाँ ले आई थी। बिल्डिंग को एनालाइज करके उसे पता चल गया था कि इसमें उसके सोचे से ज्यादा लोग शामिल हैं। बॉस उसे देखकर शॉक में पूछता है कि क्या उसने सच में शॉप तोड़ी? वो कामली अंदर आता है और कहता है हाँ, और फिर उन्हें बोलता है कि अपनी बात जारी रखें, उसे सब सुनने में इंटरेस्ट है। बॉस हंसते हुए कहता है कि अगर ऑस्कर प्रिटेंड करता कि उसने कुछ नहीं सुना तो वो उसे जाने देता, लेकिन अब वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है, इसे खत्म कर दो। एडमाई तुरंत सोर्ड निकालता है और उत्साह में ऑस्कर पर अटैक करता है, जिस पर ऑस्कर सोचता है कि अगर खेल ऐसा है तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। वो अपना हाथ हिलाता है और विंड कटर स्पेल कास्ट करता है। एक तेज हवा का स्ट्रीम उस आदमी के बॉडी को घेर लेता है। हवा उसके गले के चारों तरफ लिपटती है और उसे जोर से स्क्वीज करती है, जिस पर उसके घाव से खून बाहर की तरफ स्पर्ट होता है। इसके बाद वो फटाफट उस आदमी को खत्म करता है और अपनी जीभ टच करते हुए थोड़ा इरिटेशन फील करता है, जैसे कि उसे यकीन नहीं होता कि उस बंदे का सिर सच में उड़ गया है। आगे उसे हाई प्रीस्ट का कटा हुआ सिर याद आता है, जिस पर उस आदमी का बॉस डर के मारे उछलता है और उसे स्कमबैग बोलता हुआ तुरंत अपना रिवॉल्वर निकालकर उस पर कई बुलेट्स फायर करता है, जैसे वो अपने आदमी की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहा हो सा हो। ऑस्कर उन बुलेट्स को देखकर हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वो एक झटके में अपने सामने शील्ड खड़ा करता है और बुलेट्स को करीब से स्टडी करते हुए कहता है कि उसे इनमें माना फील नहीं होता, तो फिर इतनी पावर आ कहां से रही है? जिस पर वो आदमी शॉक में चिल्लाता है कि वो बुलेट्स को कैसे रोक पा रहा है, और अब ऑस्कर को समझ आता है कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। फिर वो अपनी हथेली को हल्का सा घुमाता है और बुलेट्स को वापस उसी आदमी पर लौटा देता है, जो उसके शोल्डर, साइड और लेग को पियर्स करती हैं। ऐसी चोटें लगते ही वो आदमी फर्श पर गिरता है और एमसी उसके पास चलता हुआ कहता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स अब यहाँ आने वाले नहीं हैं। उसने कमरे की सारी आउटगोइंग साउंड ब्लॉक कर दी है, जिस पर वो आदमी दंग रहकर बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। इतना पैथेटिक फर्स्ट लेवल मेड साइलेंस स्पेल कैसे यूज कर सकता है? ऑस्कर सोफे पर बैठता है और अपनी लेग्स उस आदमी पर रखता है, कहते हुए कि ये पूरी तरह सच भी नहीं है। उसने साउंड कैप्चर यूज किया है, जो बस इतना करता है कि आवाज इस कमरे से बाहर नहीं निकलने देता। अब उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए। किसने इन्हें उसे हार्म करने का चांस? आदमी बोलता है कि वो कुछ नहीं बताएगा, जिस पर ऑस्कर का बूट उसके चेहरे पर लगता है। ऑस्कर ठंडे एक्सप्रेशन में पूछता है, क्या तेरी लाइफ से ज्यादा तेरी ईगो इंपॉर्टेंट है?
अच्छा है। फिर वो उसके चेहरे पर प्रेस करता है और एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वो आदमी दर्द में झटके खाता हुआ चीखता है। ऑस्कर उसकी बॉडी में विंड चैनल करता है जिससे ऐसा फील होता है जैसे 1000 नीडल्स एक साथ चुभ रही हों। वो कहता है कि उसे टॉर्चर पसंद नहीं क्योंकि इसमें बहुत नॉइज होती है और उसे बोलने का ऑर्डर देता है, जिस पर वो आदमी दम घुटते हुए और दर्द से रोते हुए ऑस्कर के बूट को पकड़ता है और मिन्नतें करता है कि उसे बचा ले, वो सब बता देगा। ऑस्कर तुरंत स्पेल डीएक्टिवेट करता है और कहता है कि अब वो अपने पैटर्न के बारे में जितना जानता है सब बता दे। वो आदमी अपनी सांसें संभालता है और बताता है कि उसी आदमी ने उन्हें एलिक्सर और पैसे दिए थे। उसने कहा था कि ऑस्कर को ये सस्ते में बेचना है, मना करना ऑप्शन नहीं था। ऑस्कर उसके अपीयरेंस के बारे में पूछता है जिस पर वो बताता है कि उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था और उसकी उंगली में व्हाइट टावर की रिंग थी। ऑस्कर गहरी सांस लेता है और सोचता है कि शायद ये आदमी को कंफ्यूज करने का तरीका था। फिर उसे आगे बोलने को कहता है। आदमी थोड़ा एक्साइटेड होकर कहता है कि उससे एक अजीब सी महक आती थी, कुछ फ्रेश और साफ मिंट जैसी स्मेल, बस यही उसे पता है। ऑस्कर इस डिटेल को अपने माइंड में स्टोर करता है और पूछता है कि उसने उसके मर्डर के बाद सीन को कैसे कवर करने की प्लानिंग की थी। आदमी जवाब देता है कि अभी व्हाइट टावर 4 मैजिक टावर्स की एग्जिट इश्यू में बिजी है, तो उसे डाउट है कि कोई रियल इन्वेस्टिगेशन शुरू भी होती। यह सुनकर ऑस्कर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आदमी पलटकर पूछता है कि क्या उसे ये भी नहीं पता, जिस पर ऑस्कर कहता है कि एलेक्स पीने के बाद उसे सब भूल गया है। वो आदमी भारी सांस लेते हुए कहता है कि वो उसे डॉक्यूमेंट्स देखने देगा। फिर वो जमीन पर रेंगता हुआ पास पड़े ड्रॉअर तक जाता है, कुछ सेकंड्स वहां खोजता है और 3 फोल्डर्स ऑस्कर को देता है। ऑस्कर डिसाइड करता है कि वो व्हाइट टावर से शुरू करेगा और उसमें लिखी हर चीज पढ़ेगा। उसे पता चलता है कि 28 अप्रैल को व्हाइट नाइट डे माना जाता है क्योंकि उसी दिन हाई प्रीस्ट की डेथ हुई थी। एम्परर ने ऑस्कर सेज की कुर्बानी को याद रखते हुए टावर को बहुत बड़े बेनिफिट्स दिए थे और 30 साल तक टैक्सेस से मुक्त कर दिया था। लेकिन पिछले साल के सारे टावर्स में व्हाइट टावर ने सबसे खराब रिजल्ट्स दिए थे। व्हाइट टावर ने 20 साल पहले सब कुछ खो दिया था और अब तक रिकवर नहीं कर पाया है। इस साल के व्हाइट नाइट फेस्टिवल में इंपीरियल फैमिली ने 100 साल पहले सब कुछ खो दिया था और अब अनाउंस किया था कि एक्सपर्ट्स के अनुसार एडवांस्ड मैजिक की कमी सबसे बड़ा इशू है। ऑस्कर सोचता है कि व्हाइट टावर में एडवांस मैजिक की कमी का मतलब क्या है। वो याद करता है कि उसने एडना को डॉक्यूमेंट्स दिए थे ताकि ऐसा ना हो, फिर भी ये सब हो गया। वो डिसाइड करता है कि इस मैटर को बाद में अलग से देखेगा। अभी उसे सिर्फ इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि व्हाइट टावर सबसे खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके बाद ऑस्कर उस आदमी से पूछता है कि चारों मेन टावर्स अभी कौन कौन से काम में लगे हुए हैं, जिस पर वो सब एक्सप्लेन करता है। येलो टावर ईस्ट साइड में लाइटनिंग कंट्रोल करता है और मैजिकल इंजीनियरिंग का नया एरा शुरू करता है जिससे स्ट्रीट लैंप्स और ऑटोमोबाइल्स जैसी चीजें बनी हैं। ब्लू टावर साउथ में वाटर, एग्रीकल्चर और पोशंस में कंट्रीब्यूट करता है। रेड टावर वेस्ट के डेजर्ट में मिलिटेंट्स के साथ जुड़कर मॉन्स्टर स्लेइंग मिशंस में मदद करता है। ऑस्कर व्हाइट टावर के बारे में पूछता है और वो आदमी बताता है कि व्हाइट टावर डिलीवरी का काम करता है। यह सुनकर ऑस्कर इतना स्टन्ड होता है कि कुछ सेकंड्स तक यकीन नहीं करता। वो अपना सिर पकड़कर पूछता है, टावर डिलीवरी जैसा काम करता है? वो आदमी इसे कंफर्म करता है और बताता है कि उनके पोस्ट ऑफिस और विंड राइडर्स की हेल्प से व्हाइट टावर फास्ट और सेफ डिलीवरी में बहुत आगे है। ऑस्कर सोचता है कि विंड राइडर्स क्या होते हैं। आदमी बताता है कि व्हाइट टावर के मेजर्स आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हैं और स्काई को रूल करते हैं। इसे फ्रीडम और करेज का सिंबल माना जाता है, इसलिए उन्हें ड्रैगन्स और ईगल्स से कंपेयर किया जाता है। ऑस्कर का चेहरा डार्क पड़ता है और वो गुस्से में पूछता है कि ये रिडिकुलस बिजनेस शुरू किसने किया था। आदमी घबराकर कहता है कि उसकी नॉलेज में तो अभी के टावर हेड ने ये शुरू किया था। ऑस्कर चुप हो जाता है, मतलब ये उसका खुद का अप्रेंटिस था। वो गहरी सांस छोड़ता है और पूछता है, ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर का काम, पोशंस तो मैजिक टावर की सबसे बड़ी इनकम होती है, तो ब्लू टावर ये सब क्यों कर रहा है? जिस पर वो आदमी बताता है कि ब्लू टावर अलग है, वो पोशन मार्केट पर लगभग मोनोपोली रखता है। ऑस्कर सोचता है कि 20 साल पहले ये काम व्हाइट टावर करता था, लेकिन अगर पोशंस बनाने की मेथड्स नष्ट हो गईं तो समझ आता है। आदमी आगे कहता है कि ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर वाला बिजनेस साफ पानी महंगे रेट पर बेचता है और ड्राउट वाले प्लेसेस में सप्लाई करता है। जिस पर एमसी आईब्राउ उठाकर पूछता है कि लोग साफ पानी खरीदते क्यों हैं? आदमी जवाब देता है कि रिच लोगों में ये लेटली फैशन बन गया है। जिस पर ऑस्कर इरिटेशन में उन्हें इडियट्स कहता है और बोलता है कि थोड़े पैसे क्या आ गए, बेवकूफी शुरू कर दी, वेल से पानी पिया जा सकता है। आदमी नर्वस लाफ करता है और ऑस्कर वापस डॉक्यूमेंट्स देख लगता है, सोचते हुए कि इनकम के मामले में व्हाइट
टावर बाकी सभी से काफी पीछे है, और ये बात सच भी है। बाकी टावर्स का बिजनेस लेवल व्हाइट टावर के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। नेक्स्ट ईयर्स व्हाइट नाइट फेस्टिवल इज देयर लास्ट चांस टू प्रूव देयर वर्थ। द प्रॉब्लम इज कि अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं। इसी मोमेंट में वो मैन काफी बुरा फील करता है और ऑस्कर को आवाज देता है, जिस पर वो सोचता है कि क्या वो पेन शॉक से मर रहा है, क्या उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया है। इसके बाद उसे लगता है कि इसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल साबित होती है, जिस पर वो सोचता है कि शायद उसे इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन फिर वो लेजर पढ़ने का डिसीजन लेता है और पता चलता है कि ये लोग आर्सन, लोगों पर अटैक, इलीगल लोन्स, एक्सटॉर्शन और यहाँ तक कि मर्डर करवाने के काम में भी लगे होते हैं। ये पढ़कर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उसी मोमेंट डिसाइड कर लेता है कि वो इसे सेव नहीं करेगा। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स उठाता है और बालकनी की तरफ जाता है और कहता है कि वो पूरी तरह ट्रैश है, जिस पर वो घायल आदमी घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और बालकनी से कूद जाता है। जाते समय आखिर में वो बस इतना बोलता है कि अगली लाइफ में अच्छा इंसान बनना। डॉन के करीब वो वापस व्हाइट टावर पहुंचता है और अपने रूम में घुसते ही थकान से जोर का सांस छोड़ता है। डॉक्यूमेंट्स टेबल पर फेंकते हुए वो चेयर पर बैठता है और सोचता है कि यकीन नहीं होता कि कुछ सिंपल स्पेल्स ने उसे इतना एग्जॉस्ट कर दिया है। उसके बॉडी में आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या वो अभी भी वही मैजिक यूज कर पाएगा, वो मैजिक जिसने उसे हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मेज बनाया था? इसके बाद वो विंड रिजर्व यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत डिसिपेट हो जाता है, जिस पर वो अनॉयड होकर सोचता है कि अभी तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले उसे अपने बॉडी की कंडीशन को पूरी तरह समझना होगा, इसीलिए वो मैजिकल स्कैन से शुरुआत करने का डिसाइड करता है। स्पेल खुद पर कास्ट करते ही उसे लगता है कि फ्रैंक से ज्यादा सच्ची बातें उसे इन डॉक्यूमेंट से पता चलेंगी। फ्रैंक ने कुछ बातें बताई थी, लेकिन उसकी मेमोरीज काफी मिक्स्ड थीं। ऑस्कर क्रशन के बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है ताकि वो उसकी बॉडी को बचा सके। वो डॉक्यूमेंट में लिखी हर बात पढ़ता है। ऑस्कर ड्यूक ऑफ क्रशन का हेir है और मैंशन में लगी भयानक आग से बचने वाला अकेला इंसान। मैजिक की दुनिया में उसकी जीनियस आइडेंटिटी बहुत जल्दी पहचान ली गई थी। एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी कि लोग उसे अपने लिए क्लेम करने तक लड़ते थे। उसने इंपीरियल एकेडमी में मैजिक फैकल्टी में 6 साल स्टडी की थी और हमेशा बेस्ट ग्रेड्स ही मिले थे। अपनी पब्लिश डिसर्टेशन की वजह से वो अनबिलीवेबल जीनियस साबित हो गया था। यह पढ़कर एमसी सोचता है कि फिर वो सिर्फ लेवल 1 क्यों है, और फिर उसकी नजर अगले लाइन पर पड़ती है। अगर उसे मैना डिफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं होता तो वो अपनी जनरेशन का ग्रेटेस्ट मेज बन जाता। यह पढ़कर एमसी बेहद हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर ये सच है तो उसका लो लेवल एक्सप्लेनेबल है। वो मैजिक को दूसरों से ज्यादा डीपली समझता है, लेकिन उसे यूज नहीं कर पाता था। इसी बीच मैजिकल स्कैन कंप्लीट होता है और उसके सामने एक शाइनिंग मैजिक बॉल बनता है। अगले ही सेकंड वो फटता है और उसकी जगह पूरा इंफॉर्मेशन स्क्रीन खुल जाता है। इसे देखते ही एमसी शॉक्ड रह जाता है। असल में ऑस्कर को माना डिफिशिएंसी सिंड्रोम था ही नहीं, शायद किसी ने उसकी माना सर्कल को सील किया हुआ है। माना डिफिशिएंसी सिंड्रोम में माना बॉडी में सर्कुलेट या अक्यूमुलेट नहीं कर पाती, जिससे मेज अपनी फिजिकल सर्कल्स डेवलप नहीं कर पाता। चाहे लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग कर ले, वो तीसरे लेवल तक भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऑस्कर की कंडीशन अलग थी। उसके सर्कल्स बर्थ से कर्व्ड नहीं थे, बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर जोड़ दिया था। अगर वो सच में जीनियस था तो वो खुद जानता होगा कि उसे ये डिजीज नहीं है। वो शेल्फ तक जाता है और कुछ बुक्स उठाते हुए सोचता है कि अफसोस कि उसने कोई डायरी नहीं लिखी। फ्रैंक के अनुसार वो अल्कोहलिक बन चुका था, लेकिन क्या ये भी उसने जानबूझकर किया? उसे पता था कोई उसकी माना ब्लॉक कर रहा है और उसे मारना चाहता है। शायद इसीलिए वो ऐसी हालत में खुद को रख रहा था। अगर ऐसा था तो ये भी समझ आता है कि उसने एलिक्सर का यूज क्यों किया। जब किसी पर ट्रस्ट ना किया जा सके तो इंसान खुद ही अपनी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बुक्स टेबल पर रखते हुए सोचता है कि उसे बस सारे क्लूज समझने हैं और वो कर लेगा। उसे एक बुक दिखती है जिसमें कई सारी बुकमार्क्स लगी होती हैं। इसमें मैजिक की बेसिक्स का एक अलग इंटरप्रिटेशन लिखा होता है। बुक खोलते ही उसे कई हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और वो हैरान रह जाता है। ऑस्कर ने लिखा होता है कि विंड कटर की ट्रेजेक्टरी बोरिंग है और उसे अपग्रेड किया जा सकता है। विंड शील्ड डिफेंसिव मैजिक है, लेकिन उसका एडवांस्ड वर्जन ऑफेंसिव भी बन सकता है। मॉडर्न वेपन्स की तरह सर्कुलेटिंग बुलेट प्रिंसिपल से व्हाइट टावर की मैजिक को रीइंटरप्रेट किया जा सकता है। एमसी सोचता है कि एडवांस्ड विंडशील्ड का प्रिंसिपल वैसा ही है जैसा वो खुद यूज करता था। ये सिंपल डिफेंसेस से बिल्कुल अलग है। ऑस्कर ने हर सिचुएशन में इसे कैसे यूज किया जा सकता है ये भी लिखा है। कुछ बेसिक स्पेल्स भी उसने खुद क्रिएट किए हुए हैं। मैजिक यूज ना कर पाने के बावजूद ऑस्कर ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने दिमाग में किए थे और यहीं से समझ आता है कि उसे जीनियस क्यों कहा जाता था। थियोरी में दोनों काफी सिमिलर हैं। बुक पढ़कर एमसी समझता है कि ऑस्कर ने मैजिक कभी छोड़ा नहीं था। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता था। उसकी हर लाइन में मैजिक के लिए उसका प्यार और पैशन झलकता है। बुक की फर्स्ट पेज पर ऑस्कर लिखता है कि उसे उम्मीद है कि ये बुक व्हाइट टावर की तरफ थोड़ा सा भी
विंड डायरेक्ट कर सके, एक मेज की तरफ से जो अपनी सबसे बड़ी चैलेंज का सामना करने जा रहा है। सिग्नेचर पढ़कर एमसी समझ जाता है कि ऑस्कर को सब पता था, लेकिन उसे अकेले एक्ट करना पड़ा। ऑस्कर क्रशन, एक यंग मेज जिसे कमजोर बनने पर मजबूर किया गया था, लेकिन उसकी किस्मत ने नहीं बल्कि लोगों ने उसे ऐसा बनाया था। वो बुक असाइड रखता है और सोफा पर बैठकर अपने नाम की कसम खाता है, मैजिक टावर के 17वें हेड के नाम पर, कि वो उस नॉट को खोलेगा जिसने उसे रोका हुआ है, और वो उन सबको प्राइस चुकवाएगा जिन्होंने उसकी विंग्स तोड़ी थी। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक ग्रीन हाउस में पाता है। उसे याद आता है कि वो थककर फिजिकल सर्कल का नॉट खोलते खोलते सो गया था। अचानक उसे स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई देती है और उसके सामने उसका पुराना रूप और उसके बच्चे बैठते दिखते हैं। ऑस्कर उनसे बैठने को कहता है और आज का लेसन शुरू करने को बोलता है। एमसी तुरंत समझ जाता है कि वो ये सब क्यों देख रहा है। ये उस ड्रीम की वजह से है। डीमन वर्ल्ड के नाइटमेयर लॉर्ड ने उसे कर्स किया हुआ था। अब जब भी वो सोता है वो अपनी पास्ट मेमोरीज देखता है। ऑनेस्टली उसे लगा था कि बॉडी बदलने से कर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद ये सोल से जुड़ा हुआ है, बॉडी से नहीं। लेकिन इस बार वो खुश था क्योंकि उसके स्टूडेंट्स से जुड़ा ड्रीम खराब होने जैसा कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग उनके साथ बिल्कुल काम चल रहा था। ऑस्कर ने बच्चों से पूछा कि उसने आज क्या पढ़ाने को बोला था। लॉयड, जो 9 साल का लड़का था, उसे याद दिलाया कि आज उसे मैजिक सिस्टम एक्सप्लेन करना था। नाइट्स और मेजेस इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनको 4 टाइप्स ऑफ मैजिक कहा जाता है। ऑस्कर ने कंफर्म किया और बोला कि मैजिक बाहर से सेम लगता है, लेकिन असल में मैजिक के 4 टाइप्स होते हैं: एनहांसमेंट, एक्सेलरेशन, बैलेंस और स्पेशल टाइप्स। उसने पूछा कि व्हाइट टावर बैलेंस वाला टाइप फॉलो करता है। उसने हाँ बोला और बताया कि विंड मैजिक बैलेंस के लिए बेस्ट माना जाता है। शाशा, 5 साल की छोटी सी लड़की, ने पूछा कि क्या हर टावर का अपना फेवरेट मैजिक टाइप होता है? ऑस्कर ने हाँ कहा और एक्सप्लेन किया कि हर मैजिक टाइप की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। येलो टावर को स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए वो एक्सेलरेशन मैजिक यूज करता है। रेड टावर फायर को वर्शिप करता है, इसलिए एनहांसमेंट ब्लू और व्हाइट टावर्स बैलेंस में हैं। जूलियट, उसका 7 साल का अप्रेंटिस, एक्साइटेड होकर हाथ उठाकर बोला कि उसे एक्सेलरेशन मैजिक मास्टर करना है। उसे स्लो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऑस्कर हंसा और बोला कि अनफॉर्चुनेटली मैजिक टाइप चूज नहीं किया जा सकता। जो मिलता है वो जन्म से फिक्स्ड होता है। शाशा ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा टाइप लेकर पैदा हुए हैं। ऑस्कर ने घास में एक साइन बनाते हुए बोला कि ये जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। उसने शाशा से बोला कि अपना इंडेक्स फिंगर आगे करो और ये वाला स्पेल ट्राई करो। शाशा ने मैजिक फॉर्मूला देखा और कंफ्यूज्ड होकर बोली कि उसने ये कभी नहीं देखा, शायद वो तुरंत नहीं कर पाएगी। ऑस्कर ने बोला आराम से करो, टाइम लो। उसने कोशिश की और उसके फिंगर की टिप से मैजिकल फ्लो निकल आया। वो खुश हो गई कि उसे कुछ आ रहा है। ऑस्कर ने बोला कि ये फास्ट नहीं है, ना डेंजरस, बल्कि हार्मोनियस है। तो वो बैलेंस टाइप है? उसने पूछा। तो ये आपके जैसा ही है? उसने हाँ कहा और शाशा खुश होकर मुस्कुरा दी कि उसे ये पसंद है। जूलियट ने भी ट्राई किया जैसा वो चाहता था। जूलियट का एक्सेलरेशन टाइप निकला और वो बहुत खुश हो गया। अब लॉयड की बारी थी। उसकी फिंगर की टिप पर एक छोटा सा खूबसूरत फूल उभरा। वो स्पेशल टाइप मैजिक था, लेकिन लॉयड इससे ज्यादा खुश नहीं दिखा। उसने पूछा कि क्या ये चेंज हो सकता है? ऑस्कर ने बोला कि स्पेशल टाइप्स बहुत रेयर होते हैं, सिर्फ 2% मेजर्स में मिलते हैं। क्यों चेंज करना चाहता है जबकि चेंज पॉसिबल भी नहीं है? लॉयड उदास होकर बोला कि उसे बैलेंस वाला टाइप ज्यादा पसंद था। ऑस्कर हंस दिया। तो अब क्या करें? मैं तो तुम्हें प्राइवेट लेसन्स देने वाला था। अब मुझे तुम्हारा मैजिक टाइप चेंज करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। लॉयड खुश तो हुआ क्योंकि कायमों की प्राइवेट लेसन्स मिलेंगे, लेकिन उसने दिखाया नहीं। ऑस्कर मुस्कुराया और बोला कि स्पेशल टाइप वाले मैजेस के लिए सही ट्रेनिंग के बिना इंप्रूव करना कठिन होता है। लॉयड ने कहा कि उसे लगता है स्पेशल टाइप इतना बुरा नहीं है, बस ऑस्कर को वादा करना होगा कि वो जितनी प्राइवेट लेसन्स दे सके उतनी देगा। ऑस्कर ने उसके लिटिल फिंगर को पकड़कर प्रॉमिस कर लिया और एमसी ने अंदर ही अंदर सोचा कि ये लड़का कितना ब्रैट है। सब उसे प्रॉमिस मैन कहते थे, चाहे वो कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे। आखिर में बच्चा ही था। उसी समय वो जागने लगा और उसकी यादें धीरे धीरे फेड होने लगी। फिर उसने आंखें खोली और लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट आया, मेज ऑस्कर क्रशियन को ऑफिस 420 में प्रेजेंट होना है। वो उठा, सोचते हुए कि वो कितना सोया रहा, और सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। एलिवेटर से उतरते हुए उसने सोचा कि उसके पास अभी 8 फिजिकल रिंग्स बाकी हैं। 20 में से 12 अनलॉक हो चुकी थी। इस बीच उसे सेकंड सर्कल ऑफ माना भी मिल गया था। अब वो लेवल 2 पर था। उसने दरवाजे पर नॉक किया, परमिशन मिली तो अंदर गया, सोचते हुए कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लेवल 2 पर खुश होगा। अंदर मैक्सिम बिस्क्यू बैठा था, टॉवर का एल्डर। उसने पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है। फ्रैंक ने बोला कि उसकी मेमोरीज वापस आ रही हैं। वो डेस्क के पास गया, मैक्सिम का चेहरा गौर से देखा। पहले वो उससे छोटा था, अब 45 साल का हो चुका था। वो ऑस्कर से कई साल बाद टावर में आया था और अब वो ऑस्कर से छोटा दिख रहा था। मैक्सिम ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग आदमी था। ऑस्कर जानता था कि उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। वो हमेशा उसके साथ घूमता, उसे एल्डर और फिर हेड ऑफ द मैजिक टावर बुलाता। जो ऑस्कर को टच करता था अब वो 40 प्लस में था।
उसने बहुत मेहनत की थी और उसकी मैजिक इतनी स्ट्रांग थी कि एजिंग पर असर करती थी। ये सोचकर ऑस्कर मुस्कुरा दिया। मैक्सिम ने थोड़े गुस्से में पूछा, हंसी किस बात की है? उसे बताया गया कि बॉस और गॉर्डन फैमिली का करंट हेड मारा गया। क्या ऑस्कर को इसके बारे में कुछ पता है? एमसी का चेहरा सीरियस हो गया। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे यकीन था कि ये यूं ही नहीं हुआ। आखिर वही था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। एल्डर शॉक्ड हो गया। उसने ऑस्कर को डॉक्यूमेंट्स और एक बैग ऑफ कॉइन्स दिया। बोला कि एलिक्सर पॉइजन्ड था, ये रिवॉर्ड है और लेजर में उसके मर्डर का ऑर्डर भी है। मैक्सिम ने पूछा, तो तुम इन्फर्मरी में इसलिए पहुंचे क्योंकि तुम्हें ऑलमोस्ट मार दिया गया था? ऑस्कर ने हाँ कहा और बोला कि वो उससे बात करने आया था, लेकिन फिर से उसे अटैक किया गया। मैक्सिम लेजर चेक करता गया और उसके चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। फिर उसने कॉइन्स देखे। अगर ये बचे हैं तो लगता है सब सच है। ऑस्कर ने बताया कि किताब में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लिखा है। मैक्सिम ने सब समझ लिया। ये सेल्फ डिफेंस था। वो सेसुनी के वो केस को क्लोज कर देगा। एमसी ने कहा कि वो इसका आभारी रहेगा और पूछा कि क्या वो एक पर्सनल फेवर मांग सकता है। वो टावर मास्टर से मिलना चाहता है। मैक्सिम थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसे लगा था कुछ और मांगेगा। उसने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग मैजिक पर अक्सर बात करते हैं, लेकिन उसे 6 महीने वेट करना होगा। ऑस्कर हैरान हुआ, सोचते हुए कि तब तक व्हाइट नाइट फेस्टिवल शुरू हो चुका होगा। मैक्सिम ने बताया कि टावर मास्टर एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर पर बिजनेस ट्रिप पर है। ऑस्कर एक्साइटेड होकर पूछ बैठा कि टावर मास्टर इतनी छोटी चीज क्यों हैंडल कर रही है, लेकिन फिर समझ गया, सुप्रीम मेज एब्सेंट है, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टावर मास्टर खुद गई है। उसने माफी मांगी अपने रूड सवाल के लिए और पूछा कि टावर मास्टर अब किस लेवल पर है। मैक्सिम ने बोला, लेवल 7 सुप्रीम मेज। ऑस्कर को बेचैनी हुई। उसकी एज में वो लेवल 9 था। शाशा बहुत टैलेंटेड थी, उसे तो लेवल 8 होना चाहिए था। मैक्सिम ने कहा कि रिपोर्ट में लिखा है कि उसके बॉडी का ट्रांसवर्स कट परफेक्ट था। क्या उसने मैजिकल स्ट्राइक्स प्रैक्टिस किए थे? ऑस्कर ने जवाब दिया कि उसकी सारी ट्रेनिंग उसके दिमाग में होती रही थी। एल्डर के पास और सवाल नहीं थे, तो उसने उसे जाने दिया। When he left his office, he saw the vice chief in the doorway और सरप्राइज्ड होकर पूछा कि वो यहाँ किस काम से आए हैं। हमेल ग्रिमविज हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि वो बस ये कहने आया था कि उस बच्चे के साथ ज्यादा हार्श मत होना, पर लगता है कि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। मैक्सिम ने कहा कि अगर उसने कोई ट्रबल किया है तो डांटना तो पड़ेगा ही, और हमेल ने माना कि वो सही है। आखिर वही उसे लेकर आया था, तो चिंता भी उसी को करनी चाहिए। मैक्सिम को याद आया कि उसने कैसे विंडशील्ड बनाया था और सोचा कि भले ही वो बेसिक मैजिक है, पर सिर्फ 1-2 दिन की हार्ड ट्रेनिंग में इसे इतना परफेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। उसे पूरा यकीन था कि वो कहीं सीक्रेट जगह पर बहुत मेहनत कर रहा था। वो मुस्कुराया और बोला कि ये ऑस्कर शायद उससे ज्यादा ट्रेन कर रहा है जितना उसने सोचा था। हैमिल ने कहा कि उसे ये जानकर खुशी हुई और फिर उसे एल्डर्स मीटिंग में चलने को कहा। फिडेलिना ऑलरेडी उनका इंतजार कर रही थी।